हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस 2022 प्रीलिम बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। वेदुकोश चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ओके, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम की तैयारी के लिए और यूपीएससी की तैयारी के लिए ये सारी सीरीज आपके काम आने वाली है, या किसी भी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित आप परीक्षा दे रहे हैं तब भी ये पूरी सीरीज आपके काम आने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कौन सा अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? देखिए, ये कहा गया है कि मूल अधिकार तब तक, इनकी घोषणा तब तक अर्थहीन है, तर्कहीन है और शक्तिहीन है जब तक इनको प्रभावी करने की कोई मशीनरी ना हो। भाई, इनको प्रभावी भी तो करना पड़ेगा, इनके लिए कोई मशीनरी ना हो। तो ये अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, जो मूल अधिकारों को प्रभावी करने की गारंटी भी देता है। यानी कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है, स्वयं में ही मूल अधिकार है। तो आप समझिए, अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसका मतलब है वो संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षण कर रहा है, और इसके संरक्षण का अधिकार भी स्वयं क्या है? एक मूल अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए इसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। अब देखिए, चूंकि मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, पहली चीज। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसके लिए कुछ रिट जारी करता है। कौन कौन सी रिट जारी करता है? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। ये 5 रिट सुप्रीम कोर्ट फिर जारी करता है। ओके, इसके बाद एक बात कही गई है कि उच्चतम न्यायालय में जाने का जो अधिकार है, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो ये जो अधिकार है, ये संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अतिरिक्त किसी भी अवस्था में इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अर्थात जैसे संविधान में लिखा हुआ है कि आपातकाल के समय इसे स्थगित किया जा सकता है, 32 को स्थगित, तो सिर्फ इसी समय इसको स्थगित किया जा सकता है, अन्य किसी समय इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा इस बात से आप एक बात और कह सकते हैं, इस थर्ड पॉइंट से, कि अनुच्छेद 32 का जो मूल उद्देश्य है वो अधिकारों या मूल अधिकारों का संरक्षण करना है, और ये काम करता है उच्च न्यायालय। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वो नागरिकों के अधिकार यानी कि मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर है, या गारंटी देने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 केवल जो मूल अधिकार हैं उन्हीं के उपचारों की बात करता है,
गैर संवैधानिक या गैर मौलिक अधिकारों की गारंटी ये नहीं देता है। देखिए, अगर कोई गैर मूल संवैधानिक अधिकार है तो उसके लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको समझ में रखनी है। तो भारतीय संविधान की आत्मा कौन कहलाता है? अनुच्छेद 32 कहलाता है। ये आपने डिटेल में समझ लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक गैर संवैधानिक आयोग नहीं है? इसका मतलब क्या है गैर संवैधानिक आयोग? ऑप्शन है नीति आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI, निर्वाचन आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग। कौन सा एक गैर संवैधानिक आयोग नहीं है? इसका मतलब क्या है? कौन सा एक संवैधानिक आयोग है? चलिए बताइए। इसका सही जवाब है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसकी चर्चा कहां की गई है? अनुच्छेद 324 में की गई है। यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसकी चर्चा कहां की गई है? उसकी चर्चा की गई है 243K में, ठीक है ना। अब इसकी जो जिम्मेदारी होती है निर्वाचन आयोग की, वो जिम्मेदारी क्या होती है? एक तो वो संसद के चुनाव संपन्न कराए, दूसरा राज्य विधान मंडल के चुनाव संपन्न कराए। इसमें आपकी जो स्टेट असेंबली है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है ना, उन दोनों के स्टेट लेजिस्लेचर, उन दोनों के चुनाव संपन्न कराने का काम संसद के, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है, अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितने राज्यों में भारत में विधान परिषद अस्तित्व में है। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव यही कराता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव ये कराता है। पंचायतों और निगमों के जो चुनाव होते हैं, पंचायतों एवं निगमों के चुनाव की जिम्मेदारी इसकी नहीं है, यह नहीं कराता है। ओके, तो याद रखना है। निर्वाचन आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या अधिकतम उम्र इनकी 65 वर्ष है। या तो 6 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। पहले ये एक सदस्य होता था, एक सदस्य था अपने मूल ढांचे में, लेकिन 1993 से ये बहुसदस्यीय हो गया है, बहुसदस्यीय हो गया है और इसका हेड करता है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जो इसके वेतन भत्ते हैं इनके सदस्यों के, वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके इक्विवेलेंट होते हैं और ये अपना निर्णय बहुमत से लेते हैं। ऐसे ही इनके जो हटाने की प्रक्रिया है, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति या इसके तहत होते हैं, लेकिन इनकी हटाने की प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, यानी कि दुर्व्यवहार और अक्षमता, ये 2 कारण हैं इनको हटाने के, ठीक है। और इनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इनकी नियुक्ति के बाद, ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति के बाद इनके जो पद है उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, नहीं, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, ये जब रिटायर हो जाते हैं यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इन पर कोई रोक नहीं है कि वो कहां काम कर सकते हैं या कहीं काम नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी नियुक्तियों पर भी पद हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो संविधान है उसमें इसकी पदावधि का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये बहुत सारी जानकारी मैंने आपको
इस मामले में दे दी है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्न आता है वह भी राष्ट्रपति जो निर्वाचन आयोग है उसकी सलाह पर यह फैसला करता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक बात और बतानी कि भारत में कितनी बार परिसीमन आयोग बना है। देखिए, इस क्वेश्चन से आपको मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बराबर बने रहिए। सब कुछ आपको इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आपका जो सब्सक्रिप्शन है वही हमारी टीम का, हमारे लोगों का मोटिवेशन है जो इस प्रकार के क्वेश्चंस और कंटेंट आपके लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजकीय भूमि के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार यूपी पीसीएस ने इस टॉपिक से प्रश्न पूछे हैं डायरेक्ट। सीताध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, नवाध्यक्ष या फिर मुद्राध्यक्ष? इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही जवाब है सीता अध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो होता था वो राजकीय भूमि के अध्यक्ष को कहा जाता था। ठीक है ना। जो नवाध्यक्ष है वह जो पशु विभाग होता था, पशुपालन विभाग, उसका अध्यक्ष कहलाता था। ठीक है। जो मुद्राध्यक्ष था, मुद्राध्यक्ष, ठीक है ना, मुद्राध्यक्ष बेसिकली राजकीय चिन्ह का और जो आप कह सकते पासपोर्ट सर्विस, इसका अध्यक्ष होता था। ठीक है ना। इसके बाद टकसाल का जो अध्यक्ष होता था उसको कुछ और पदाधिकारी हैं जो उसको कहते थे लवणाध्यक्ष। ठीक है ना। ऐसे ही खानों का जो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे अकराध्यक्ष। ये खानों का अध्यक्ष होता था। ठीक है। तो ये मौर्य काल के जो अधिकारी हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को आप तैयार करके रखिएगा और आगे भी मैं इस प्रकार के जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी क्वेश्चंस इस सेगमेंट से आपका गलत नहीं होने पाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? बैहाकी, अलबरूनी, फिरदौसी या फिर अमीर खुसरो? इसका सही जवाब है अलबरूनी। अलबरूनी ने पहली बार अध्ययन किया। ये पहला पुराणों का अध्ययन करने वाला मुस्लिम था। देखिए, जो बैहाकी है ये क्या है? ये इतिहासकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और बेसिकली ये अलबरूनी, ये आपको पता होगा कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है ना। इसका अगर अलबरूनी का पूरा नाम देखेंगे तो इसका पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद। ओके। बेसिकली ये ईरानी मूल का था और इसका जो जन्म था वो उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है। इसकी बुक का नाम है किताबुल हिंद। इसका दूसरा नाम है तहकीक हिंद। ठीक है ना। ये भारतीय इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब ये है। अच्छा, जो फिरदौसी है वह महमूद गजनवी का राज कवि था और इसकी बुक है फिरदौसी की बुक शाहनामा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके सामने आ गई। अच्छा, ये जो बैहाकी है इसकी जो बुक है वो है, मैं बता दूं, अलखी तारीख ए सुबुक्तगीन
सुमुक्त गेंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक सेल को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत सेल, विद्युत मोटर, सोलर सेल, डायनेमो। ठीक है ना, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, कौन सा रासायनिक सेल को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है? ठीक है ना, तो बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा? विद्युत सेल। ठीक है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है। देखिए, विद्युत मोटर क्या करता है? मोटर क्या करती है? विद्युत मोटर करेगी, पहले विद्युत लेगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लेगी, और फिर उसको मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। सोलर सेल क्या करती है? सौर ऊर्जा को लेती है और उसको विद्युत में बदल देती है। और डायनेमो क्या करती है? इसमें पहले मैकेनिकल एनर्जी लगती है, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब कौन होगा? विद्युत सेल, जो रासायनिक सेल को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये बेसिकली काम करता है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। ओके, तो ये एक प्रश्न हो गया। तो आज की सीरीज में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।